जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए साइंस की दूसरी क्लास। पहली क्लास इसकी ले चुका हूं, प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। पहले उसको देखें, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहला चैप्टर टॉपिक वाइज चला रहे हैं इसमें। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बल से संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए, आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो देखिए, इसमें प्रश्न मैंने वही शामिल किए जो रेलवे की परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में, जैसे ग्रुप डी, एलपी एंड टेक्नीशियन एंड अन्य सभी जो परीक्षा रेलवे के हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। जो नहीं पूछे गए होंगे उनको नई नए प्रश्न हैं उनको बाद में कराएंगे। पहले ये देख लेते हैं जो बार बार पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन को। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है आरआरबी एएलटी एंड टेक्नीशियन में 30/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया एंड आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, यानी परिवर्तित होता। तो देखिए, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसका मान आप चाहे जहां ले जाएं, चाहे जौन से स्थान पे ले जाएं, नहीं बदलेगा। चाहे मंगल ग्रह पे ले जाएं, चाहे जिस भी ग्रह पर ले जाएं, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, किसी भी स्थान पर नहीं बदलेगा। अब रहा बात घर्षण का। घर्षण तो भैया चिकनी जगह पर कम हो जाता है और खुरदरी जगह पर बढ़ जाता है। और रहा गुरुत्वाकर्षण का मान, तो भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न। यानी पृथ्वी के केंद्र पर कुछ और है, ध्रुव पर कुछ और है और किनारे पर कुछ और है। और वजन यानी कि भार, भार जो है किसी बल पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर। गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा, भार उतना ही अधिक होगा। जितना कम होगा उतना कम होगा। 9.8 G का मान होता है, इससे अधिक हो नहीं सकता है, इससे कम हो सकता है। तो वजन जो है यह भी कम ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसको स्थान बदलने पर इसका मान नहीं बदलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो देखिए, पहले नियम को दर्शाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं विकल्पों को। पहला विकल्प है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो साइकिल धीमी होती है घर्षण के कारण, टायर और रोड के बीच में जो घर्षण होता है उसके कारण। तो इसमें न्यूटन का नियम कहाँ से आ गया। दूसरा विकल्प देखते हैं, तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। यह जो है संवेग संरक्षण यानी कि आवेग आवेग का नियम है। आवेग का नियम। अगले विकल्प देखते हैं। माफी चाहता हूं कि इसके दो विकल्प छूट गए हैं, लेकिन इसका जो इस प्रश्न का सही जवाब था, इस प्रश्न का सही जवाब था, जब एक बस अचानक चलना शुरू होती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब यह था कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। इस प्रश्न का सही जवाब यह था जो मैंने कहा भी कि जब बस एक अचानक चलना शुरू करती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं। तो देखिए, गति एंड समय, त्वरण, द्रव्यमान। तो देखिए, द्रव्यमान इन तीनों से संबंधित नहीं। वो कैसे। तो देखिए, त्वरण जो होता है वो गति के परिवर्तन या वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण को लिखते हैं ए से। त्वरण को लिखते हैं ए से, तो ए बराबर हो जाता है ए बराबर वी, वी में परिवर्तन बटे टी।
तो v जो है ये डेल्टा के साथ लिख देते हैं, परिवर्तन है। तो देखिए गति एंड समय एंड त्वरण ये तीनों एक दूसरे से ये संबंधित है, जबकि द्रव्यमान जो है यह अकेला है। तो यही प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है यदि यदि हम पेड़ की शाखा यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है। निम्नलिखित में से यह किसके कारण होता है। तो देखिए मुक्त पालन, यहाँ पर मुक्त पालन, वेग, जड़त्व, आवेग। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व। जड़त्व एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी वस्तु की प्रत्येक प्रत्येक अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह जड़त्व की बात बता रहा हूं। तो देखिए वो किसी भी वस्तु की किसी भी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु गति एक समान गति से चल रही है तो अगर रुकने का प्रयास कोई करे तो उसका विरोध करता है, यही जड़त्व है। यदि कोई रुकी हुई है तो उसे गति में लाने की आप कोशिश करेंगे, उसका भी विरोध करेगा। यानी कि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, और यदि अस्थिर यानी रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहना चाहती है। इसी को कहते हैं जड़त्व। जड़त्व तो देखिए पेड़ की शाखा की पत्तियां जो थी पहले स्थिर थी, रुकी हुई थी, वह जड़त्व के कारण रुकी हुई थी और रुकी हुई ही रहना चाहती थी। और हम जो हैं वो शाखा को हम तेजी से हिला दिए, तो इसमें जो जड़त्व के कारण पत्तियां हैं वो रुकी थी और रुकी ही रहना चाहती थी, जिस कारण वे टूट कर गिर गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो देखिए आपको यह भी एक बात बता दें, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किया गया तो उसके जो है जड़त्व का भी मापन हो जाता है। वो कैसे कि यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है बल समीकरण में F बराबर किसके होता है, यानी F के बराबर क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कैसे देंगे, देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। F बराबर क्या होता है, यह न्यूटन का दूसरा नियम है। F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए होता है। और इस नियम को याद रखेंगे, इससे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। इसको याद रखेंगे। अभी इससे संबंधित प्रश्न आगे हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप में है, वो भी मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट से उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि प्रश्न देखने में बहुत बड़े लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एम ए, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। एफ के बराबर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एम ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 कहता है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो देखिए पहला देखते हैं। पहला देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। तो इसमें द्रव्यमान का क्या है, तो अदिश राशि का जानकारी दे रहा है। किसका, अदिश राशि का। ठीक है, ये नहीं हो सकता, गलत हो गया। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। किया तो जा सकता है, लेकिन इसमें कहा किसको जाता है यह नहीं बतलाया गया। देखते हैं अगले दो विकल्पों को। तो देखिए अगले दो विकल्प ये हैं, सी वाले को देखते हैं। सी वाले को देखते हैं। सी वाला कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर अस्थिर रहता है और ऊंचाई होने वाले बदलाव से भी प्रभावित नहीं होता। ये भी बात सही, लेकिन इसमें जो है परिभाषा का पता कहाँ चल रहा है, यानी डिफिनेशन का कोई बात कहाँ हो पा रहा है। क्योंकि ऑप्शन डी जब 3 गलत हो गए तो इसका मतलब ऑप्शन डी में राइट बात दे रखी होगी। क्या दे रखी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, जो कि एकदम सत्य है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है।
प्रश्न नंबर 8 कहता है, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो देखिए, प्रति इकाई आयतन पर यानी द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को आयतन में भाग दिया जाए तो क्या कहलाता है, यानी द्रव्यमान को लिखते हैं एम मास, और आयतन को लिखते हैं वैक्यूम यानी वी, यानी कि एम बाई वी यानी वॉल्यूम मास बटे वॉल्यूम रखा जाए तो क्या आएगा, तो आएगा घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घनत्व। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 9 कहता है कि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार जो है वह 200 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जबकि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक बात पता है, भार बराबर क्या होता है, भार यानी भार को लिखते हैं वेट, डब्लू बराबर होता है एम जी। एम जी में एम क्या है, एम है मास और जी है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो जो कि दे रखा है यहाँ पे देखिए ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और डब्लू तो हम लोगों को पहले ही दे रखा है भार 200। तो यहाँ पर जब जी का भाग इसमें देंगे तो हम लोग के पास द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा, यानी 200 बटे, तो यहाँ पर डब्लू का मान है 200 और यहाँ पर एम का मान पता है कहीं करना है, इसका मान है 10। तो ये जीरो से जीरो कटेगा, आएगा 20, जो कि ऑप्शन 20 का मान होता है केजी में होगा, क्योंकि यह द्रव्यमान है। तो देखिए जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20 केजी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हो गया, 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, बल बटे त्वरण। तो देखिए ये वही बात हो रहा है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, वो सूत्र को एकदम सही तरीके से याद कर लीजिए। एफ बराबर एम ए, ए है त्वरण, एम है मास, एफ है फोर्स। तो यहाँ पर बता रहा बल बटे त्वरण, तो बल इस त्वरण को यहाँ लाएंगे, एफ बटे एम हो जाएगा, यानी कि एफ को नीचे ला देंगे और बराबर बचेगा एम, यानी एम को कहते हैं द्रव्यमान, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हो गया ना राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है, कौन निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। तो भाई कौन नहीं कर सकता होगा, देखिए यदि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी अगर शीर्ष लंब यानी शीर्ष यानी ऊपर की ओर होगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा, गहराई में जाएगा तो भी, और पृथ्वी के आकार भी प्रभावित करता है। लेकिन द्रव्यमान ही ऐसा चीज है जो प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द्रव्यमान जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो फिर वही प्रश्न, फिर प्रश्न वही डब्लू वाला, डब्लू बट बराबर होता है एम जी। एम जी होता है, एम मतलब द्रव्यमान और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण दिया नहीं, तो गुरुत्वीय त्वरण जब दिया ना जाए तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 9.8। 9.8 होता है जब मान दिया ना जाए, जब उसका मान ना दिया जाए तो उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, इसका मान दिया है 450 450 और एम का मान ही पता करना है, इंटू में 9.8। तो देखिए यहाँ पर जब एम, यहाँ पर कलर बदल ही लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जब एम बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर एम बराबर हो जाएगा 450 बटे 9.8। 9.8 जब काटेंगे तो आएगा 45.8।
45 पॉइंट, जो कि ऑप्शन डी में है 45.9। जब काटेंगे तो आएगा 45.9, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। कितना? 980 है। यदि गुरुत्वा यदि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना। फिर से वही तरीके का प्रश्न। तो अब हम सीधे लिख देंगे m बराबर क्या होगा, m बराबर W/g। तो m का मान पता ही करना, m बराबर W/g हो जाएगा। तो W कितना दिया है? 980, और इसका मान दिया है, ये क्या है, तो इसका मान है 980 एंड g का मान है 9.8 है। तो जब इसको हम काटेंगे तो एक जीरो और ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो 98 से 98 एक बार में कटेगा, डबल जीरो है, इसके लिए 100 हो जाएगा। तो 100 केजी। एम का मान, एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान आएगा हमेशा केजी में, तो 100 है, ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड है और वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो देखिए संवेग क्या होता है। संवेग को कहते हैं P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ये कहते हैं किसको, ये कहते हैं P को। तो देखिए यहाँ पर मीटर दे रखा वेग, फिर से अब उसका फिर से द्रव्यमान पूछा, जबकि ये P का मान है 50 दे रखा है, P का मान 50, क्योंकि इसका मात्रक देखिए क्या लिखा है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो ये P हो गया, और M का मान तो हमें पता ही करना, V का मान दिया है 5, तो V का मान जब दिया है तो इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 धाम 50। तो M का मान किस में आएगा, M का मान आएगा केजी में। M का मान किस में आएगा, तो केजी में, क्योंकि M भार द्रव्यमान है, तो 10 केजी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 न्यूटन दिया है, इसीलिए केजी वेजी देखना बहुत ही जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 छूट गया। 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो देखिए गति का जो दूसरा नियम है वह किससे संबंधित है। तो वह जो है गति का दूसरा नियम जो है वह संवेग से जो है वह संबंधित, जो कि ऑप्शन डी में है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। संवेग से जो संबंधित है वह गति का दूसरा नियम है। आगे कौन सा किससे संबंधित है सब इसमें शामिल है, धैर्य रखिए, सब बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 17वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम किसकी व्याख्या करता है। अभी ऊपर पूछा कि दूसरा नियम किससे संबंधित है, अब पूछा है कि दूसरा नियम किसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं एवं बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ये नहीं करता है, कभी नहीं। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ये पहला नियम है, जड़त्व का नियम है जो, यह पहला नियम है। और दूसरा बल के प्रभाव को समझने में सहायक। दूसरा नियम है F बराबर ma। तो यह बल है, और बल की परिभाषा तो पहले नियम में आ जाती है। देखिए बल का सूत्र यानी
बल के प्रभावों को समझने में सहायक। यही ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, जो कि दूसरा नियम है। तो देखिए इनके तीसरे नियम, तीनों नियम समझ लीजिए। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। 3 नियम कौन कौन? पहला दिया नियम जड़त्व का नियम। इसका नियम जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम है जो कि सामने है, यही F बराबर एम ए वाला हो गया। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है समीकरण F=m को न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो कितनी बार बताए हैं? सेकेंड लॉ है, सेकेंड नियम है, द्वितीय नियम है न्यूटन का, जो F=ma है। यह द्वितीय नियम है। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चौथा नियम नहीं है। केवल 3 नियम न्यूटन ने दिए। तो पहला नियम हो गया जड़त्व का नियम, दूसरा हो गया यही F=ma वाला, और तीसरा नियम हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो देखिए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है किसी पर, पहले ये तीसरे नियम से संबंधित है। आपको तीसरा नियम हम बता रहे हैं किसे कहते हैं। तीसरा नियम किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, देखिए मान लिया एक ये वस्तु है और एक यह वस्तु है, एक यह वस्तु है, ठीक। अगर ये ए वस्तु है तो ये बी वस्तु है। अगर ये इस पर बल लगा रही है इधर की ओर, मान लिया इसने 50 न्यूटन बल लगाया, तो यह वस्तु भी इस पर बल लगाती है, वो भी उतना ही, लेकिन विपरीत दिशा में। ए वाली वस्तु उधर लगा रही तो बी वाली इधर लगाएगी। तो देखिए ए वाली अगर इधर लगा रही तो बी वाली किधर? इधर लगाएगी। और ये जो ए वाला है ये इधर लगाएगा ना, समझ गए? तो यही इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हैं किंतु विपरीत विपरीत दिशा में। तो देखिए जो ये गेंद फेंका गया है, तो गेंद जो है फेंका गया दीवार पर लड़ा है, मतलब कि दीवार पर टकराया है। तो दीवार पर जितने ही बल से टकराया, तो दीवार ने भी उसको उतने ही बल से धकेला है, तभी वह उछल कर वापस आया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा नियम है कौन सा? तीसरा नियम जो है वह गति का इसमें लग रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही। तो देखिए एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रश्न नंबर 20 ना, तो प्रश्न नंबर 20 में पहला ऑप्शन क्या है? बल एक ही निकाय पर लागू होता, बल सदैव दो पर लागू होगा, एक पर नहीं लागू होगा। बल जो है सदैव दो पर लागू होगा। बल एक ही प्रकार के निकाय पर ना, बल किसी भी प्रकार के लागू हो सकता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। हाँ यही सही है तीसरे नियम के हिसाब से। विपरीत दिशा में लगता है एक ही, अलग अलग निकायों पर। अभी मैंने बताया था दो वस्तुओं पर अलग अलग विपरीत दिशा में ना, वही बात पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिए? गति के जो प्रसिद्ध नियम है वो किसने दिए? तो भाई ये कौन नहीं जानता, किसके विषय में बात हो रहा है? तो ये सर आइजैक न्यूटन ने दिए। किसने किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। कब दिए? 1687 में। दिए कब हो ये नहीं जा पता किसी को, लेकिन इनका प्रकाशन जो हुआ वह 1687 में हुआ। और पुस्तक कौन सी पुस्तक में?
मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। कौन सी पुस्तक? मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी में नामक पुस्तक में 1687 में न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो देखिए एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो देखिए सदैव लागू बल के जो परिवर्तन की दर होगी वह सदैव बल के बराबर ही होगी, बल के बराबर ही होगी भाई साहब। संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है, कौन नहीं जानता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए द्वितीय नियम से संबंधित है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23 है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है क्या? यह प्रश्न भी बढ़िया है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये नहीं है। तो देखिए इसका हम पहले बिना उसके आंसर बताए दे रहे हैं। ये क्या है इसका आंसर? किसी भी वस्तु यानी कोई वस्तु है जो गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी। वही जड़त्व वाला बात पूछ रहा है इसमें। तो देखिए जब तक मतलब गति, अगर यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी, और विराम यानी रुकी हुई तो रुकी हुई रहना चाहेगी। लेकिन उस पर बाह्य बल यदि लग गया तो वह जिधर बल लगेगा उधरी की ओर परिवर्तित होगी उसकी स्थिति। तो देखते हैं अब इस प्रश्न में सही ऑप्शन बी क्या है। अब अशुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु समान गति से गतिमान होगी। और ऑप्शन सी में देखते हैं, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी ना। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब तीनों गलत हो गए तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या लिखा है? डी वाला लिखा है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगे लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए लाइक शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। वीनस क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए दोस्तों लाइक करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, कर दीजिए यदि अच्छा लगा है। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। आपको आपका हाथ थोड़ी पकड़े हैं हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 यानी प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें से कोई 3 सही कथन होगा। गलत का पहचान करना, 2 ऑप्शन इधर दिया है और 2 ऑप्शन आगे दिया होगा। तो देखिए पहला क्या कहता है? पहला कहता है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। कैसे भाई लगता है? जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्रियों को आगे की ओर झटका लगता है, जो कि यही गलत है। पहले ही पकड़ा गया, यानी गलत को पूछ रहा तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। गलत को पूछ रहा तो ये पकड़ा गया। तो देखते हैं पर दूसरा क्या कहता है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। तो ये तो सही बात, वो गिर ही जाएगा। और दो देख लेते हैं वो क्या दिए हैं, जो कि आंसर तो हम लोगों को पकड़ा गया क्योंकि वो गलत बता रहा था। ये कौन नहीं जानता है? तो साइंसो नहीं पढ़े होगा वो भी बता देगा कि जब बस रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर भागते जाते हैं। जब कभी सवारी ववारी करते हैं तो देखा नहीं आपने? मान लिया बस हचाहच भरी है और ब्रेक लिया तो सब एक दूसरे को ऊपर लदे जा रहे हैं, आगे की ओर गिरे जा रहे हैं ना।
तो देखिए तीसरा जो क्या कहता है, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय बाद तक घूमता रहता है। तो घूमता रहता है तो हमारे घर पे लगा घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। देखिए उसका सही बात यहाँ कहा गया है, वही गलत है। ऑप्शन ए उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 जो है वो क्या कहता है, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाएगा? तो देखिए ये वही वाला बात ना पूछ रहा है, F बराबर m इंटू ए। तो ए का ये द्रव्यमान जो है केजी में होता है, ए जो त्वरण है वो मीटर प्रति सेकेंड में होता है। तो एक गुणे एक जो है वो 1 न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ऑप्शन एक में है। न्यूटन इसलिए क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और केजी यहाँ पर इसलिए द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है। इसीलिए इनको पहचान कर मात्रक और उससे संबंधित पहली क्लास थी, मात्रक और यूनिट से संबंधित जो पहली क्लास थी, इसमें मैंने सारे प्रश्नों को उत्तर बताया जो बार बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उस क्लास को जरूर देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 कहता है प्रश्न नंबर 26 कहता है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रकाशन वर्ष जो था 1687। और कौन सी पुस्तक में प्रकाशन हुआ? तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। कौन सी पुस्तक? धीरे धीरे सुनिए। मैथमेटिकल मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन के गति के नियमों यानी तीनों नियमों का प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक यानी कि प्लेयर अपनी बाहों यानी हाथों को पीछे की ओर क्यों रखता है? तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो इसलिए रखता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है और वह चोट से बचा रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और उससे चोट नहीं लगती है। उससे उससे क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता से आती हुई गेंद को पकड़ता है तो भारी बल का अनुभव करना होगा यदि वह हाथ पीछे ना रहे। तो इससे उसके हथेलियों में चोट लग सकती है। इसके कारण उसके हथेलियों में चोट लग सकती है। इसीलिए वह अपने हाथों को गेंद की दिशा में ही जिस ओर वह जा रही है उसमें पीछे खींचता है। उसे लंबे समय तक कम बल का अनुभव होगा, जिससे कि गेंद की गति शून्य हो जाएगी और वह चोट से भी बच जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है एक राइफल से गोली चलाई जाती है यानी चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए भाई गोली का वेग जो है वो गोली का जो द्रव्यमान है वह राइफल से कम है, और राइफल का द्रव्यमान जो गोली से कई गुना अधिक है। तो इसीलिए गोली जो है वह अत्यधिक तीव्र गति से जाएगी, जबकि राइफल जो है उससे कई गुना कम गति से पीछे की ओर हटेगी। तो इससे तात्पर्य यह निकलता है कि गोली की जो गतिज ऊर्जा है वह राइफल से अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 कहता है प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है द्रव्यमान और त्वरण को गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो कितनी बार बताएं कि F बराबर m यानी द्रव्यमान और a इंटू त्वरण को कहा जाता है बल, जो कि ऑप्शन डी में है। इतना सरल क्वेश्चन बताओ आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया, लेकिन नहीं पता होने के कारण यह भी प्रश्न छोड़ना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है जब एक नाविक जो है जो नाव चलाते हैं उनको बोला जा रहा है, जब एक नाविक नाव आगे की दिशा में कूदता है तब नाव
पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो देखिए यह नियम जो है कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह जो है गति के तृतीय नियम को दर्शाता है। गति के तृतीय नियम को दर्शाता है, यानी इसमें एक्शन रिएक्शन हो रहा है। एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बदले प्रतिक्रिया हो रही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है में रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय नियम से यह भी आधारित है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तृतीय नियम से रॉकेट लॉन्चिंग का नियम है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, और दूसरा न्यूटन के सभी नियम ये गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 32 कहता है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो देखिए यह भी गति का तृतीय नियम ही है। इसका है गति का तृतीय नियम। क्योंकि देखिए भाई मान लिया एक वस्तु है यह, एक वस्तु है यह और एक वस्तु है यह। तो देखिए इसमें जो है ये ए वस्तु है, ये कौन सी वस्तु? ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ये ए वस्तु जो है ये ए वस्तु है और ये बी। मान लिया ये जो बल इधर लगाएगी तो ये दूसरी वाली इधर भी बल लगाएगी, तो ये जो दोनों बल हैं क्या बराबर होंगे आपस में? तो यही बात यहाँ पर बताए दोनों वस्तुओं के मध्य बल का हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से होता है? तो तृतीय नियम के होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 33 कहता है कि जब स्थिर बस यानी कि बस जो है वह रुकी हुई रुककर चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो बताइए इस नियम का जो परिस्थिति की व्याख्या करता है वह कौन सा नियम है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो कि यह जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण होता है कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर 34 क्या है? प्रश्न नंबर 34 है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा हुआ है। नाव पर खड़ा हुआ है और यदि वह नाव तट की ओर चल नाव तट की ओर चलता है तो नाव किधर चलेगी? नाव जो है वह किनारे से दूर जाएगी, यानी तट से दूर चली जाएगी, क्योंकि यह विपरीत हो रहा है जो कि नियम तीसरा लग रहा गति का। नाविक जो है जो नाव पर खड़ा है तो वह नाव सावधान खड़ी हुई। अगर नाव जो है नाविक जो है तट पर जाएगा, तट की ओर चलता है तो नाव जो है तट की दूर की ओर चलेगी, जो कि ऑप्शन ए जो प्रश्न का सही है वह जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह भी तृतीय नियम का है। तृतीय नियम का उदाहरण जो कि ऑप्शन बी में है। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 35 का बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्यक्त किया यानी व्याख्यायित किया जा सकता है? तो 36 नंबर प्रश्न जो है न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर। तो देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर बल को परिभाषित किया जाता है और द्वितीय नियम के अनुसार पर निगमित उसका जो सूत्र है प्राप्त करने का वो निगमित किया जाता है। तो पहले में परिभाषा, दूसरे में सूत्र और तीसरे में स्थिति। किसकी स्थिति? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 37 है किसी भी क्षण ये क्या हो रहा है? तो देखिए किसी भी क्षण ये प्रश्न में कुछ त्रुटि आ गया है जो
देखा किसी भी क्षण रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों की वेग की घात n nv के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान सदैव 1 होता है। जब रॉकेट में कोई भी घात का बात आए गैसों को या किसी भी संबंधित सदैव उसमें 1 ठोक देना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38 कहता है एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी 50 केजी आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया होगा? तो देखिए सबसे पहला मेरा बात समझ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 38 को समझने से पहले यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक व्यक्ति है। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। इसका वेट कितना है? इसका वेट है 70। ये यार इसका कितना वजन है? इसका वेट है 70, इसका है 50, ठीक। ये बात समझ में आए? तो ये जो व्यक्ति 70 वाला है इसको कितने से धक्का देता है? इसको देता है 50 न्यूटन से। तो भाई ये इसने 50 न्यूटन से दिया तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से यानी तीसरे नियम से यह भी इसको बराबर बल से धक्का देगा, यह भी 50 से देगा। जो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, 50 से ही देगा। तो देखिए जो तृतीय नियम कहता है वो प्रत्येक दशा में बराबर किंतु विपरीत दिशा होती है। दिशा केवल बदली होती है, धक्का तो वो उतने ही बल से देगा, तो 50 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कहता है प्रश्न नंबर 39 कहता है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। कब? भाई जब कोई कण है वो प्रकाश के वेग के साथ चलने की कोशिश करेगा तो न्यूटन का नियम जो है विफल हो जाएगा। यानी प्रकाश के वेग के साथ अगर कोई कण गति करना चाह रहा है तो इस स्थिति में उस कण के ऊपर न्यूटन भैया के नियम नहीं लगा सकते। यानी कि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर जो है न्यूटन के नियम अच्छे सिद्ध नहीं होते। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 40 कहता है आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या पड़ता है? तो देखिए प्रणोद हम बता दें आपको क्या है। प्रणोद जो है ये क्या है? प्रणोद क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। प्रणोद जो है ये किसी वस्तु को गति देने के लिए जो बल लगाया जाता है, तो जो उस बल को उत्पन्न करने का साधन है उसको प्रणोद कहते हैं। मान लिया किसी वस्तु को गति देने के लिए बल को लगाया जाता है, तो वो बल कहाँ से उत्पन्न हुआ? जो उस बल को उत्पन्न करने के लिए जो साधन होता है उसे प्रणोद कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है प्रश्न नंबर 38 में। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या लगता है? तो भाई स्थिर होता है। प्रणोद जो होता है वो स्थिर होता है। प्रश्न नंबर 40 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 प्रश्न नंबर 40 देके पुनः रिपीट हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 41 क्या है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध। स्थिर या गतिज अवस्था में, पहले बात को समझिए, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। ये पहले ही बता चुके हैं। यह प्रत्येक दशा में विरोध करेगी। अगर यह स्थिर है तो यह गति में आने के लिए विरोध करेगी। अगर यह गति में है तो आप इसे रोकना चाहेंगे तब भी यह विरोध करेगी। तो इस जो विरोध करने की प्रवृत्ति या फिर गुण है इसी को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न यह भी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 क्या है? प्रश्न नंबर 42 है कि एक ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि
ताकि गति का जड़त्व, किसका, ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद कर सके। तो देखिए जड़त्व दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व जो होता है वो किसी वस्तु के जो विराम में रहकर विरोध करने के गुण होता है उसे विराम का जड़त्व, और जो में रहकर गति में रहकर विरोध करने का गुण होता है उसे गति का जड़त्व कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गति। तो देखिए कोई एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने वाला लगता है ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे गति का जड़त्व से लंबी छलांग देने में मदद करे या लेने में मदद करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है, जड़ता के कारण हटता नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ता के कारण नहीं हटता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 44 आप सभी के सामने, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए इस प्रश्न को सही से समझते हैं। कहता है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए सीधा सीधा कहना चाह रहा है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील में है तो वह गतिशील में ही रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति ना बदली जाए। तो यह कहलाता है जड़त्व। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 45, 44 तो हो गया। लिखा समापन रेखा को पार करने के बाद, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्यों भागना जारी क्यों रखता है भाई साहब। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ये साबित क्या करना चाहता है, ये साबित करना क्या चाहेगा, उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा में आगे बढ़ने का कारण बनता है। ये कोई कारण ही नहीं है, और गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती रहती है। यही सही जवाब हो जाएगा कि गति के जड़त्व के कारण वह एकाएक नहीं, यानी कि अचानक से नहीं रुक सकता, इसीलिए वह समापन रेखा को पार करने के बाद कुछ समय बाद रुकता है। तो आप इसका सही प्रश्न का उत्तर ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार पंखा तेजी से चल रहा हो, स्विच ऑफ करने के बाद भी वह धीरे धीरे डाउन होता है, तो ठीक उसी तरीके से कोई भी धावक समापन रेखा के पार करने के बाद भी धीरे धीरे भागता हुआ रुकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 46 कहता है, प्रश्न नंबर 46 कहता है जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह कौन नहीं जानता, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। इसको इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे आप लोग। जो जड़त्व का नियम है और न्यूटन का पहला नियम है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो सर आइजैक न्यूटन जो हैं जड़त्व के नियम यानी कि गति के नियमों का प्रतिपादन किया, जो कि 1687 ईस्वी में मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। सर आइजैक न्यूटन के नियम कब प्रकाशित हुए, 1687 में। कौन सी पुस्तक में, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 47 नंबर है, देख लेते हैं। यह भी एक तड़कता भड़कता प्रश्न है। प्रश्न नंबर 47 जो कि एक तड़कता भड़कता प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 47 कहता है जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल क्या होता है, किसके कारण, जड़त्व के कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से
धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा यानी कार्ड पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, इसे गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जड़त्व का मान अधिकतम कब होगा? जब जितना जिसका मास अधिक यानी द्रव्यमान जो जितना भारी होगा, जिसका जितना वजन द्रव्यमान होगा, वही उसी का उतना ही जड़त्व होगा। तो देखिए, एक ही आकार के रबड़ बाल पत्थर के बीच ना स्कूटर और बस के बीच हो सकता है? ये अभी तक हो सकता है। आगे विकल्प देखते हैं। 10 रुपए और 5 के सिक्के के बीच ये नहीं हो सकता। रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो इसमें सबसे भारी कौन है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज में सबसे सर्वाधिक जो जड़त्व है रेलगाड़ी और हवाई जहाज इनमें से होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये क्या हो गया? रुकिए। प्रश्न नंबर 49 पे थे तो देखिए वहीं पे हैं। अब देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 49 हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेलगाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 50 कहता है प्रश्न नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से प्रश्न सॉरी निम्नलिखित में से नहीं है। ये कहता है यदि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होगा? वस्तु के वजन। 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जमीन से होने वाली दूरी वस्तु का वजन, वस्तु का प्रयुक्त बल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वस्तु का वजन जो कि एम जी होता है। एम और जी लगा देंगे एम जी एच हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो बीच का कोण क्या होता है भाई साहब? तो 51 नंबर प्रश्न क्या है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल को किसी विपरीत, तो देखिए सीधा सा बात है। मान लीजिए कि विपरीत दिशा में यहाँ पर है तो सीधा या तो इधर या तो फिर मान लीजिए इधर लग रहा तो एक सीधी रेखा बनेगा ऐसे। उस सीधी रेखा पर जो कोण होता है वह 180 का होता है जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 180। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में से भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बल। तो देखिए बल वह कारक या धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई या राशि एक वस्तु की स्थिति स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बल है क्या? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 53 कहता है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है यानी लगातार चाल से गति करती है यानी एक समान चाल से गति करती है। तो जब इस पर कोई जब इस पर प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बल। यहाँ पर बल आएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता। तो देखिए कौन सा, चारों में से जड़त्व, बल, वेग, संवेग। तो देखिए बल एक ऐसा कारक है जो सदैव दूर में रहेगा, क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच ही लगता ही है, कभी भी अकेले हो ही नहीं सकता। दो वस्तु के बीच लगता ही है तो अकेले कहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है, उसकी ओर बढ़ते हैं। ये यार क्या हो रहा है आज। प्रश्न नंबर 55 की ओर थे। तो प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 55 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो देखिए संतुलित बल तभी होगा जब किसी भी चीज, मान लीजिए तराजू होता है, दोनों तरफ बराबर हो तभी बराबर माना जाएगा। अगर किसी तरफ ज्यादा हुआ तो कम ज्यादा हो गया, यानी कि वो संतुलित नहीं है। तो देखिए एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, तो आकृति में परिवर्तन हो रहा है, इसमें किसी भी तरफ कोई ज्यादा या कम का बात नहीं हो रहा, तो यही सही जवाब हो जाएगा। अगले देख लीजिए, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, वो रुका हुआ था तो उसे चालू कर दिया, ये तो परिवर्तन हो गया। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, एक गति में दिशा में परिवर्तन कर दिया, वो इधर जा रहा था उधर, तो ये भी परिवर्तन। वस्तु की गति में परिवर्तन, ये भी परिवर्तन है। तो यह देखिए संतुलित, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यह संतुलित है। ये सभी में परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 56 कहता है कि बल निम्नलिखित में से क्या है। तो बल कितनी बार बताएं भाई साहब, कि F बराबर एम ए है, जो कि m होता है द्रव्यमान और इनटू में हो गया त्वरण, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 57 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है, प्रतिबल। प्रश्न नंबर 57 हो गया, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल का प्रभाव जो है वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल जो होता है वह होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 58 जो कि आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। शिफ्ट जो है वो थर्ड है, मुक्त रूप से। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 58 सॉरी, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। तो देखिए जब उस पर 10 न्यूटन, तो देखिए यहाँ पर वही संबंध, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ पर एफ का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन, न्यूटन में है तो वह बल का मान होगा, और केजी में है तो वह एम का मान होगा। तो यहाँ पर हो गया 10 इंटू ए का मान पता करना है। किसका, ए का मान पता करना है। तो 10 से 10 गया, बचा एक। ए होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 59 कहता है भाई साहब कि यदि, प्रश्न नंबर 59 कहता है यदि वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा। तो देखिए यदि कोई भी वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाए, देखिए जैसे कोई वस्तु है, ऐसे वस्तु बनाइए, ठीक, चलिए इसी से समझ लीजिए, इसको इधर से भी पकड़ कर खींचा जा रहा है और इधर से भी पकड़ कर खींचा जा रहा है। ये स्प्रिंग टाइप का है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक, स्प्रिंग टाइप का है।
तो इसमें जो बल उत्पन्न होगा, लागू होगा, वो कौन सा बल होगा? इस बल को वास्तविक रूप से कहेंगे प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल ऑप्शन में है नहीं, तो खिंचाव बल का नाम दे दिया जाएगा। खिंचाव जो कि ऑप्शन में है, तो यही प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न 60 कहता है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए? 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, और यह वस्तु के वेग को वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा बताओ। तो भैया बल का ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का निगमन है वो कैसे, वो कौन सा सूत्र है? तो है F बराबर M इंटू ए। एम है F पता करना है, एफ दिया नहीं, तो ए क्या, ए किसे कहते हैं? ए कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को, यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ बटे समय। तो देखिए वेग में कैसे 4 से 7 हुआ, यानी 7 माइनस 4 हुआ 3 परिवर्तन। तो एफ यानी एफ बराबर कैसे, यानी फोर्स बराबर कैसे निकालेंगे? एम तो दिया हुआ है 5, 5 तो निश्चित रूप से आएगा, और 7 में से 4 गया, बचे 3, 3 का डिफरेंट आया कितने में, कितने समय में? 2 सेकंड में। तो बटे में 2, ये हो गया आपका ए। तो यहाँ हो गया, देखिए ये हो गया एम, और ये हो गया जो निकल के आया, ये हो गया ए। तो इनका गुणा कर लीजिए, तो 5 या 15, 15 बटे 2, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5, यानी 7.5 न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7.5 न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 61 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 61 कहता है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? तो यहाँ पर देखिए फिर वही बल पता करना है, यानी एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, वही फिर। तो देखिए यहाँ पर एफ का मान ही पता करना है। एफ का मान पता करना, तो एम का मान दिया है अभी ग्राम में, तो हमको केजी में करना पड़ेगा। तो 100 केजी में करने के लिए 1000 से भाग, ठीक, 1000 से भाग। अब इंटू में ए करना होता है, ए सीधे सीधे दिया नहीं है, ए फिर टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है, यानी ए होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग कहाँ से कहाँ पहुंच गया? 30 था, 30 से शून्य हो गया, यानी कि उस खिलाड़ी को रोक दिया गया, शून्य हो गया, रुक गया तो शून्य हो गया। तो 30 से 0 हो गया, यानी कि -30 हुआ होगा, तभी ना हुआ होगा। तो यहाँ पर माइनस का 30, वो कितने समय में? 0.05 समय में। तो देखिए यहाँ पर 0.05 है, इसको हम लोग लिख देते हैं 5, और यहाँ पर चलिए लिख ही लेते हैं पहले, यहाँ पर 0.05। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए कितने अंक हैं? 2, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, और इस पॉइंट का सिस्टम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, यहाँ पर 1 जीरो बचा, और 5 कम 5, 5 छक्का 30, और 1 जीरो से ये कट गया, यहाँ पर बचा 60, वो भी माइनस का माइनस 60 न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 62 कहता है, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गति कर रहा है, तो लगने वाला बल। तो देखिए एम दिया और ए दिया, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। एफ बराबर ई का है बन रहा है, एफ बराबर एम ए, फिर वही एम है 2 और ए है 8, तो 4 दूना 8, 8 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कहता है, क्या 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड की आरोपित बल की गणना कीजिए। फिर वही एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए से। तो एम दिया है 100 केजी, यहाँ पर लिख लेते हैं 100 केजी,
अब m सीधा सीधा a दिया नहीं है, तो यहाँ देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा। 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा कितने समय में? 5 सेकेंड में, तो यानी कि 2 हुआ। तो यहाँ पर काटेंगे 2 आएगा, और 100 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 200। 200 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 64 कहता है कि 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का जो त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो देखिए भाई साहब, इसमें सीधा सीधा दे रखा है ए बराबर एम बराबर ये और ए बराबर ये, तो दोनों का गुणा कर देंगे, एफ का मान आ जाएगा 20 चौक 80, 80 जो कि एफ का मान है यानी बल का। तो 80 किस ऑप्शन में? 80 ए ऑप्शन में है, तो ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें अन्य विकल्पों के बारे में क्या बताएं, जो कि एक ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 67 कहता है यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये एम हो गया और ये ए हो गया, तो एफ पूछ रहा है, एफ बराबर एम ए 25 अठे 200, 200 जो कि ऑप्शन ए में है न्यूटन में। इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है? प्रश्न 68 कहता है कि किसी पदार्थ पर क्या यहाँ पर डेज है, कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। तो देखिए इस प्रश्न का क्या होगा? किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को जड़ता कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित में से 50 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यवांतित बल का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये दिया एम का मान, ये दिया ए का मान, तो एफ पूछ रहा है, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए, इसीलिए कह रहे थे इसको याद कर लीजिए। तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 69 का मान हो जाएगा डी 75 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी में है। बल का मान मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन में ही पता लगाना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 70 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 70 कहता है निम्नलिखित, बहुत मैं आज बोल रहा हूँ, लिखित कहता है किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। यह प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखिए संवेग 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 का मतलब होता है एम गुणे वेग, ठीक, एम गुणे वेग। और जबकि फोर्स का मतलब होता है एम इंटू ए, और ए का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन है और वेग में समय से भाग दो। तो यहाँ पर वेग रहा ये, इसमें समय क्या है 0.02 सेकेंड। इसका पूरा गुणनफल में भाग दे दो, कोई डिफरेंट वाला बात तो है नहीं। इसका पूरा मान दिया है 10, तो 10 तो यहाँ देंगे, समय दिया है 0.02, यहाँ 1 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 अंक उतार, 2 जीरो उतार लेंगे, यहाँ पर ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो है ये पहले क्या था, 10 था, सॉरी, ये जो 10 था, एक ही जीरो था इसमें, 10 था, मैंने 100 लिख दिया, तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएंगे अब। तो 500 न्यूटन हो जाएगा। तो 500 न्यूटन कहाँ दिया? 500 न्यूटन ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 71 क्या है। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल है। तो क्या है असंतुलित बल है, किसी में परिवर्तन ना हो, दोनों तरफ बराबर हो। तो देखिए एक वस्तु में गति में परिवर्तन हो गया तो वो असंतुलित, असंतुलित का प्रभाव ये असंतुलित ही है। यहाँ पर पूछा नहीं है तो ये असंतुलित है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी असंतुलित हो गया। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, यही सही है। ये जो संतुलन की स्थिति है, देखिए एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, ये भी असंतुलन हो गया। जो कार सिंपल सा रहे यानी परिवर्तन का कारण ना बने, वही होगा संतुलित। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 72 कहता है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, सदैव शून्य रहता है। प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सदैव शून्य। जब समान बल किसी निकाय पर कार्य कर रहे होंगे, देखिए ये एक है, मान लीजिए कोई गुटका है, और जब इस पर ये है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है ये भी 10 न्यूटन का, तो इस गुटके को क्या पता चलेगा। इस गुटके को कुछ नहीं, ये गुटका किसी तरफ भी नहीं खिसकेगा, जहां है वहीं रखा रहेगा। तो इसीलिए इस पर जो बल का मान है वो शून्य लग रहा है। तो यहाँ यही बात, जब जो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला कुल बल बन जाता है शून्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 73 कहता है, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 8 kg द्रव्यमान पर किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो m यहाँ पर दिया हुआ है सीधा सीधा, तो a को बताना है। a होता है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो 4 से 9 हो गया यानी 5, 9 माइनस 4 यानी 5। तो देखिए F बराबर होता है m इंटू ए। तो ए 8 हो गया m का मान, और a कहाँ से आया, तो वेग परिवर्तन की दर थे 9 - 5, 9 - 4 तो आया 5। 5 कितने सेकंड में आया, 2 सेकंड में आया। तो बचाइए, तो 2 सेकंड हो गया। तो देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 आया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 74 कहता है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। भाई साहब इतना सरल प्रश्न कौन नहीं बता देगा। बल कहलाता है। धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बल क्या है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है, लाने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसे कार्य करता है। बल भाई साहब कैसे कार्य करता है, बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। या तो बल को एक ही समान में लगा सकते हैं या विपरीत में, बाकी कोई ये नहीं कि एक में विपरीत लगा एक में समान, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समान और विपरीत इसी में दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 जो कि वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कि बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो देखिए भाई साहब प्रश्न नंबर 76 का क्या है कि निम्न परिस्थितियों में किस परिस्थिति में नकारात्मक कार्य किया गया। जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित लंबवत होगी तो सदैव कार्य धनात्मक होगा। जब वस्तु लंबवत होगी तो शून्य होगा, लंबवत होगी तो शून्य होगा। जब वस्तु बल की दिशा में किसी भी कोण पर स्थानांतरित हो तब जब स्थानांतरित होगी बल की दिशा में तब होगा धनात्मक। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित, जैसे ही विपरीत आएगी वैसे ही
कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि नकारात्मक हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित, जैसे ही बल की दिशा में भी पॉजिटिव कार्य बन जाएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यह प्रश्न कैसे लगे और यह वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।